So today we will take a session on body fluids and circulation. You will learn that all living cells have to provide with nutrition, oxygen and their essential substances. Also the waste or harmful substances produced have to be removed continuously for healthy function of tissue. It is therefore essential to have an efficient mechanism for the movement of these substances to the cells, and from the cells, different groups of animals have evolved different methods for transport. Simple organisms like sponges and ciliates circulate water from their surrounding through their body cavity to facilitate the cell to exchange this substance. ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्जेस सिलेंट्रेट सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटी टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ सेल टू एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस. मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशल fluid within their body to transport such material. Blood is the most commonly used body fluid of higher organism, including human, for this purpose. Another body fluid lymph, और दूसरा बॉडी फ्लूइड जो होता है वो होता है lymph. एक तो है क्या blood and other is lymph. जो बॉडी फ्लूइड ट्रांसपोर्ट में यूज किया है, मतलब ट्रांसपोर्ट यानी कुछ चीज़ों को पहुंचाने वगैरह में जो यूज किया जाता है वो क्या है, एक तो है फ्लूइड में एक है lymph और दूसरा ब्लड. In this chapter you will learn about the composition and property of blood and lymph tissue fluid, and the mechanism of circulation of blood is also explained herein. Blood is a special. Blood क्या है? Blood is a special connective tissue consisting of fluid matrix, प्लाज्मा एंड फोम इलामेंट. क्या ये करता है? मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फोम इलामेंट, तीन चीज़ों का मिलकर बना होता है. प्लाज्मा, फोम इलामेंट एंड फ्लूइड मैट्रिक्स. अब हम लोग देखते हैं कि प्लाज्मा होता क्या है. प्लाज्मा इज ए स्ट्रॉ कलर. प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? स्ट्रॉ कलर. विस्कस फ्लूइड होता है कंसिस्टिंग नियरली बाई 55% ऑफ द ब्लड का जो 55% हिस्सा है वो किससे बना होता है? प्लाज्मा का. 90 से 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर. 90 से 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर एंड प्रोटीन कंट्रीब्यूट 6 to 8%. 6 to 8% क्या होता है? प्रोटीन. और 90 से 92% क्या होता है? वाटर होता है. फाइब्रिनोजेन एंड ग्लोबुलिन और अल्ब्यूमिन आर मेजर प्रोटीन्स. इसमें सबसे अधिक मात्रा में जो होता है वो होता है अल्ब्यूमिन, एंड उसके बाद होता है ग्लोबुलिन, एंड देन होता है फाइब्रिनोजेन. सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक जो होगा वो क्या होगा हमारा? अल्ब्यूमिन होगा वो सबसे अधिक. एक होगा मोर. एंड जो इन तीनों में जो सबसे लेस होगा वो क्या होगा? फाइब्रिनोजेन. इन तीनों में, मैं सबसे कम नहीं कहा हूँ, इन तीनों में सबसे कम. ये जो क्या है, ये मेजर प्रोटीन्स है, ये याद रखना चाहिए, मेजर प्रोटीन्स है ये. नेक्स्ट, फाइब्रिनोजेन आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड. फाइब्रिनोजेन की आवश्यकता क्यों है? क्लॉटिंग एंड कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए. ग्लोबुलिन्स प्राइमरी आर इन्वॉल्व फॉर डिफेंस मैकेनिज्म. ग्लोबुलिन्स किसके लिए होते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म के लिए. अब हम क्लास 12 में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसमें होता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स. उसमें होता है इम्यूनोग्लोबुलिन. ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स को बनाने में किसकी मदद होती है? तो क्या चाहिए हमें? ग्लोबुलिन चाहिए. इम्यूनोग्लोबुलिन है जो हमारे डिफेंस सिस्टम का पार्ट होते हैं, जिन्हें IG से डिनोट करते हैं. डिफेंस सिस्टम का हमारा पार्ट क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जो किससे मिलकर बनाते हैं? ग्लोबुलिन से मिलकर बनाते हैं. एंड अल्ब्यूमिन हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस. यानी ऑस्मोटिक बैलेंस में कौन मदद करता है? अल्ब्यूमिन. और जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें कौन करता है? ग्लोबुलिन. प्लाज्मा ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स. इसमें प्लाज्मा में मिनरल्स भी होते हैं. क्या है? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोरीन, etc. ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड, etc. आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा. प्लाज्मा में क्या क्या और प्रेजेंट होते हैं? ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड लिपिड भी प्रेजेंट होते हैं. मिनरल्स और कुछ न्यूट्रिशंस भी प्रेजेंट होते हैं. फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा.
कोगुलेशन या क्लॉटिंग फैक्टर मतलब जिसके कारण हमारा रक्त का थक्का बनता है वो कहाँ पे होता है, वो भी प्लाज्मा में ही होते हैं। लेकिन किस फॉर्म में होते हैं, वो होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज नोन एज, प्लाज्मा को विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर क्या कहते हैं, सीरम। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत जगह पूछा जाता है कि सीरम किसे कहते हैं। सीरम का मतलब प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज सीरम, याद रखिए, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज सीरम। नेक्स्ट, फॉर्म इलामेंट। एक प्लाज्मा किन चीज़ों से बना रहता था, एक तो मैट्रिक्स प्लस फॉर्म इलामेंट, सॉरी ब्लड में बना था मैट्रिक्स, फॉर्म इलामेंट प्लस सीरम से। तो सीरम हम लोगों ने देख लिया, अब होगा हमारा फॉर्म इलामेंट। फॉर्म इलामेंट में क्या आते हैं, हमारे ब्लड सेल्स आते हैं। फॉर्म इलामेंट में होते हैं इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स। इन्हीं चीज़ों को मिला के क्या कहते हैं हम लोग, फॉर्म इलामेंट कहते हैं। और ये 45% ऑफ ब्लड होते हैं। इरेथ्रोसाइट और रेड ब्लड सेल आर मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सेल इन द बॉडी। मोस्ट अबंडेंट क्या है, आरबीसी। आरबीसी इज आर द मोस्ट अबंडेंट, मतलब सबसे अधिक मात्रा में क्या होते हैं, इन तीनों में से सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, इन तीनों में सबसे अधिक मात्रा में होता है हमारा इरेथ्रोसाइट्स। If healthy adult man has an average of 5 million to 5.5 million of RBCs per mm cube of blood। 5 million का मतलब होता है 50 लाख ऑफ ब्लड सेल होते हैं। पर mm क्यूब में कितना ब्लड सेल होते हैं, 50 लाख। आरबीसी आर फॉर्म ऑफ रेड बोन मैरो। आरबीसी कहाँ फॉर्म होते हैं, ये रेड बोन मैरो में फॉर्म होते हैं। आरबीसी आर फॉर्म इन रेड बोन मैरो इन द एडल्ट्स, याद रखिएगा, इन एडल्ट्स में। हमारे फीटल लाइफ में क्या होता है कि जो आरबीसी होते हैं, आरबीसी वो बनते हैं हमारे लीवर में, स्प्लीन में, लीवर एंड देन स्प्लीन में। लेकिन जब हम लोग एडल्ट होते हैं, जब हमारे जन्म के बाद क्या होता है कि जो आरबीसी होता है वो कहाँ बनता है, हमारा रेड बोन मैरो और कुछ हद तक स्प्लीन में भी बनता है। लेकिन जो हमारा फीटल लाइफ होता है वो कहाँ, उसमें बनता है हमारा केवल लीवर में बनता है। उसमें जो आरबीसी का होता है डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस होता है, मोस्ट कॉमन ऑफ मैमल्स एंड आर बाइकॉन्केव इन शेप। बाइकॉन्केव कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा आरबीसी है वो कैसा होगा, जैसे ये हो गया हमारा, ऐसे होगा, ऐसे, मतलब बाइकॉन्केव मतलब दोनों तरफ से चपटा हुआ होगा और किनारे पे क्या होगा, फूला हुआ होगा, बीच में चपटा हुआ होगा और किनारे पे फूला हुआ होगा। दे आर रेड कलर आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। दे हैव ए, मतलब उनके पास जो हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन हमारा जो है वो रेड कलर आयरन कंटेनिंग सब्सटेंस है। और इनके कलर के ही नाम पे इनका क्या दिया गया है, इनके कलर पे ही इनका नाम दिया गया है। जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, रेड होते हैं। ए हेल्दी इंडिविजुअल हैज 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। हेल्दी इंडिविजुअल में कितना होता है, 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन 100 ml ऑफ ब्लड। यदि ब्लड में हमारा जो हीमोग्लोबिन वो घट के 10 मिलीग्राम से कम हो जाता है। जब 10 मिलीग्राम से कम हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनीमिया। एनीमिया हम लोग किसे कहेंगे, जब वो घट के कितना हो जाएगा, 10 मिलीग्राम से जब नीचे चल जाएगा हमारा हीमोग्लोबिन लेवल तो उसे हम लोग कहते हैं एनीमिया। और जो एनीमिया का केस है वो मोस्ट कॉमनली सीन इन फीमेल्स। दिस मॉलिक्यूल प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेज। जो हीमोग्लोबिन क्या करते हैं, मेनली ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेज करते हैं। आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज। आरबीसी का एवरेज लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज, यानी अबाउट टू 4 मंथ। आफ्टर दे आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, उसके बाद ये कहाँ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, स्प्लीन में। स्प्लीन को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड का मतलब जहाँ पे मतलब कुछ कूड़े कचरे को जहाँ पे डंप किया जाता है उसे ग्रेवयार्ड करते हैं। तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या है, स्प्लीन। अब हम लोग देखते हैं ल्यूकोसाइट का मतलब होता है WBC। ल्यूकोसाइट मतलब WBC। दे आर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। ये कलरलेस क्यों होता है, क्योंकि इनमें कोई कलर पिगमेंट नहीं पाया जाता है।
कोई भी कलर पिगमेंट नहीं पाया जाता, इसके कारण से क्या होते हैं, कलर लेस होते हैं। दे आर न्यूक्लिएटेड, ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, लेकिन आरबीसी क्या होता है, इन्यूक्लिएटेड, विदाउट न्यूक्लियस होते हैं। एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर विच एवरेज 6000 to 8000 per mm³ of blood। ल्यूकोसाइट आर जनरली शॉर्ट लिव, और कुछ जो होते हैं, कुछ ल्यूकोसाइट सालों साल तक जिंदा रहते हैं, कुछ ल्यूकोसाइट कुछ ही दिन तक जिंदा रहते हैं। इनका लाइफ स्पैन, हर एक सेल का अपना लाइफ स्पैन वेरी करता है। वी हैव टू मेन कैटेगरीज ऑफ WBC, ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट। देखिए जो न्यूट्रोफिल्स, इसेनोफिल्स एंड बेसोफिल्स है, ये क्या है, ग्रेन्युलोसाइट है। ग्रेन्युलोसाइट में 3 होते हैं, न्यूट्रोफिल, इसेनोफिल्स एंड बेसोफिल्स आर द ग्रेन्युलोसाइट्स। while lymphocyte and monocyte are a granulocyte। एक ग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट में काम होता है कि जब हम लोग उसके सेल्स के, जब हम लोग उसके साइटोप्लाज्म को देखते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे ग्रेन्यूल्स, अगर यदि ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, ग्रेन्युलोसाइट। यदि ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट। तो ए ग्रेन्युलोसाइट में कौन कौन आता है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, दे ऑल कम अंडर द ग्रेन्युलोसाइट। और एक ग्रेन्युलोसाइट में कौन कौन है, इसेनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स आर मोस्ट अबंडेंट, जो इनमें ग्रेन्युलो और एक ग्रेन्युलोसाइट में सबसे मोस्ट अबंडेंट क्या है, न्यूट्रोफिल्स, अबाउट 60 to 65% होते हैं। अब टोटल WBC, जो जितना WBC है उसका 60 से 65% आर न्यूट्रोफिल्स। बेसोफिल आर लिस्ट, जो बेसोफिल होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, 0.5 to 1%। ये जब हम लोग ब्लड का स्लाइड बनाते हैं ना, जब ब्लड का स्लाइड आप लोग भी आएगा MBBS में, तो आप लोग को ब्लड का स्लाइड बनाने को मिलेगा। तो क्या होता है कि हम लोग ऐसे स्लाइड्स बनाते हैं, कुछ ऐसे कुछ होते हैं ग्लास के, स्लाइड कहते हैं। तो उसमें स्लाइड पे जब हम लोग ब्लड स्मीयर बनाते हैं, उसमें ब्लड स्मीयर हम लोग कहते हैं, जो ब्लड का कोटिंग वगैरह जो भी बनता है उसे हम लोग ब्लड स्मीयर कहते हैं। तो जब ब्लड स्मीयर का हम लोग माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो बहुत ही रेयर होता है ना कि वहाँ पे बेसोफिल दिखता है, बहुत ही रेयर होता है कि बेसोफिल दिखता है। और जो मोस्ट कॉमनली दिखता होता है न्यूट्रोफिल्स। और इनमें जो फैगोसिटिक नेचर के होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट आर फैगोसिटिक इन नेचर। अब मोनोसाइट कितना होता है, 6 to 8% आर मोनोसाइट एंड 60 to 65% आर न्यूट्रोफिल्स और 0 to 1% आर बेसोफिल। और अब बचा क्या, लिम्फोसाइट बचा और एसिनोफिल्स बचा है। बेसोफिल सीक्रेट हिस्टामिन, जो बेसोफिल क्या होता है, सिक्रेटरी इन नेचर होता है। बेसोफिल इज सेक्रेटरी इन नेचर एंड क्या करता है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन सीक्रेट करता है। एंड आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन का मतलब जहाँ पे कुछ इन्फेक्शन वगैरह होता है, फिर कुछ काटता है शरीर में, तो क्या होता है कि वहाँ पे ये जो बेसोफिल सेल होता है वो हिस्टामिन रिलीज करते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। और जो इयोसिनोफिल्स हैं, इयोसिनोफिल्स आर 2 to 3% resist infections and are also associated with allergic reaction। यानी जब भी आप लोग को एलर्जी होता है तो उसमें कौन सा सेल इन्वॉल्व होता है, इयोसिनोफिल्स। तो देखिए जो सेक्रेटरी नेचर का होता है वो होता है बेसोफिल्स, और जो एलर्जी में पार्टिसिपेट करता है वो होता है इयोसिनोफिल्स। लिम्फोसाइट कितना होता है, 20 से 25% ऑफ टोटल WBC। एंड आर ऑफ 2 मेजर टाइप, एक होता है बी टाइप, एक होता है टी टाइप। एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। और दोनों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। आप लोग क्लास 12 में पढ़िएगा कितने तरह के इम्यून रिस्पॉन्स होता है। एक होता है ह्यूमरल, एक होता है सेल मीडिएटेड। जैसा आप लोगों को 12 में पढ़ना है। प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं हम लोग, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। एंड आर द फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय द मेगाकैरियोसाइट। जो एक मेगाकैरियोसाइट सेल है जो बोन मैरो में पाया जाता है। मेगाकैरियोसाइट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल विच इज फाउंड इन बोन मैरो, और उसी के फ्रेगमेंट को कहते हैं हम लोग प्लेटलेट्स। ब्लड नॉर्मली कंटेन 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स होता है। हमारे ब्लड में कितना प्लेटलेट्स होता है, 1.5 लाख से 3.5 लाख। यदि देखिएगा किसी को यदि डेंगू हुआ रहता है तो क्या होता है कि उसका प्लेटलेट्स काउंट चेक किया जाता है।
उसमें आप लोग देखिएगा कि जिसको भी डेंगू हो रहा था उसमें प्लेटलेट्स काउंट क्या होता है, घट जाता है। प्लेटलेट्स कैन बी रिलीज ए वैरायटी ऑफ सब्सटेंस मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन कोगुलेशन। जो प्राइमरी चीज़ है जो कोगुलेशन में होता है वो तो एक होता है कि सीरम का प्रोटीन, प्लाज्मा का प्रोटीन, और दूसरा क्या है, प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स क्या कहते हैं, इन्वॉल्व इन कोगुलेशन एंड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ए रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर विच कैन लीड एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। यदि ऐसा समझिए किसी को सीवियर डेंगू हुआ है और उसका प्लेटलेट्स काउंट घट गया, बहुत ही कम हो गया है। यदि बहुत ही कम हो गया तो क्या होगा, यदि उसका कहीं पे कट होगा तो क्या होगा, बहुत ही एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाएगा और वो डेथ कर जाएगा। और ऐसे भी हम लोग क्या होता है, डेंगू होता है तो हम लोग बहुत ही कमजोर रहते हैं ड्यू टू फीवर एंड मेनी अदर रीजन्स। अब हम लोग देखेंगे ब्लड ग्रुप। हम लोग में कितना तरह का ब्लड ग्रुपिंग होता है, एक तो होता है ABO एंड RH। जो मेनली होता है वो होता है ABO एंड RH ब्लड ग्रुपिंग हम लोग कराते हैं। और हम लोग में तकरीबन 100 से अबव टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप होता है, मतलब 100 से अधिक तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, लेकिन जो दो ही मेनली हम लोग यूज करते हैं। एक तो ABO ब्लड ग्रुपिंग देखते हैं। ABO ब्लड ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड absence ऑफ सरफेस एंटीजन ऑन द RBC। मेनली दो तरह के एंटीजन होते हैं, एक होता है A और दूसरा होता है B एंटीजन। एंटीजन A एंड एंटीजन B। एंटीजन A एंड एंटीजन B होता है। द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेंट 2 नेचुरल एंटीबॉडीज। देखिए जो हमारा एंटीजन है वो कहाँ होते हैं, सरफेस ऑफ RBC पे होते हैं, लेकिन जो एंटीबॉडी हो तो क्या होता है, प्लाज्मा में क्या होता है, एंटीबॉडी। और जो सरफेस एंटीजन होते हैं वो कहाँ होते हैं, सरफेस ऑफ RBC। मतलब प्लाज्मा में क्या होते हैं कि कंटेंट 2 नेचुरल एंटीबॉडीज। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इन 4 डिफरेंट ग्रुप ABO। You probably know that during the blood transfusion any blood cannot be used. The blood of a donor has to be carefully matched with the blood of recipient before any blood transfusion to avoid severe problem of clumping, destruction of RBC. Donor compatibility is also shown। देखिए कोई भी जब हम लोग का ब्लड ग्रुपिंग जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है। देखिए ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB एंड ब्लड ग्रुप O। देखिए यदि किसी के RBC पे जैसा एंटीजन होगा वैसा ही क्या होगा, उसका ब्लड ग्रुप होगा। यदि RBC पे एंटीजन A हो रहा है तो ब्लड ग्रुप A, RBC पे एंटीजन B है तो ब्लड ग्रुप B, और A एंड B दोनों है तो क्या होगा, AB। और यदि कोई भी एंटीजन नहीं है तो क्या होगा, O। किसी का ब्लड ग्रुप O का मतलब क्या है कि उसमें एंटीजन नहीं है। और देखिए जो हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है उसके ठीक अपोजिट होता है एंटीबॉडी। यदि किसी का ब्लड ग्रुप A है तो उसका एंटीबॉडी क्या होगा, उसका एंटीबॉडी होगा B। ब्लड ग्रुप A तो एंटीबॉडी B, और B है तो A, और AB है तो कोई नहीं रहेगा। AB है तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहेगा। यदि कोई भी एक एंटीबॉडी रह गया A या फिर B तो क्या करेगा वो, यदि B एंटीबॉडी रह गया तो B को मार देगा, और A रह गया तो A को मार देगा, फिर से हमारा क्या होगा, डेथ हो जाएगा। इसलिए कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। और जो O ब्लड ग्रुप है, O ब्लड ग्रुप के लिए एंटीबॉडी क्या रहता है, A एंड B दोनों रहता है एंटीबॉडी। और देखिए जो डोनर है वो कैसे होता है, यदि A है तो A वाले को कौन दे सकता है, A दे सकता है या फिर O दे सकता है। और यदि B है तो B वाले को कौन देगा, B एंड O। और यदि AB है तो AB वाले को कौन देगा, सारे दे सकते हैं। AB वाले को सभी दे सकते हैं, AB, A, B एंड O। AB वाले को सारे दे सकते हैं, लेकिन O वाले को कौन देगा, O वाले को केवल O वाला ही देगा, O वाला को केवल O वाला ही देगा। हम नेक्स्ट देखते हैं जो AB ब्लड ग्रुप है उसे क्या हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। मतलब जो AB ब्लड ग्रुप है देखिए वो सभी से ले सकता है। और यूनिवर्सल डोनर कैसे कहते हैं, O को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है वो AB होता है। ये यहाँ पे O ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। हम लोग को कितना ब्लड ग्रुपिंग देखना था, AB ब्लड ग्रुपिंग देखना था और RH ब्लड ग्रुपिंग देखा था। तो हम लोगों ने AB देख लिया, अब देखेंगे RH एंटीजन इज सिमिलर टू प्रेजेंट इन रेसस मंकी। RH एंटीजन किसके होता है, रेसस मंकी से RH लिया गया है। रेसस मंकी जो आप लोग रेड बंदर देखते हैं ना, लाल बंदर,
उसी को हम लोग रेहेसस मंकी कहते हैं। ऑल्सो ओजोन इन द सरफेस ऑफ आरबीसी इन मेजोरिटी 80%, मतलब मेजोरिटी ऑफ हमारे पॉपुलेशन में क्या है, ये RH एंटीजन प्रेजेंट है। सच इंडिविजुअल आर कॉल्ड RH पॉजिटिव, एंड जिसमें नहीं होगा, जिसमें एब्सेंट होगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग, RH नेगेटिव कहेंगे। RH नेगेटिव पर्सन इज इफ एक्सपोज टू RH पॉजिटिव पर्सन विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट द RH एंटीजन। यदि RH वाला को विदाउट RH वाले के साथ एक्सपोज कर दिया जाए तो उसमें क्या होगा, स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनेगा उसमें। द RH ग्रुप शुड बी मैच बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जो RH ग्रुप है, जो RH ब्लड ग्रुप को भी हम लोग मैच करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि किसी का भी ब्लड ग्रुप जैसे बताया जाता है तो AB नहीं बताया जाता है, या तो AB पॉजिटिव बताया जाएगा या फिर AB नेगेटिव, या फिर O पॉजिटिव या फिर O नेगेटिव, या फिर A पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, या फिर B पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ये जो हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं, ये जो हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं, यही क्या है, RH ग्रुपिंग है। यदि RH रहा तो RH रहा तो अपन लोग पॉजिटिव कहते हैं, यदि नहीं रहा तो नेगेटिव, यदि रहा तो पॉजिटिव, नहीं रहा तो नेगेटिव, ऐसे ही। ये है RH और ये है हमारा ABO ग्रुपिंग। तो जैसे यदि किसी का यदि ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है, AB पॉजिटिव का मतलब क्या है कि उसके RBC पे एंटीजन A है, एंटीजन B है, और उसमें और कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा, उसके प्लाज्मा में एंटीजन होगा RH एंटीजन प्रेजेंट होगा। RH पॉजिटिव का मतलब एंटीजन A, एंटीजन B एंड RH एंटीजन। इन स्पेशल केस RH incompatibility and mismatching has been observed between the RH negative of pregnant mother and with RH positive of fetus। ये याद रखिएगा, RH incompatibility किसके बीच होगा, RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप ऑफ प्रेग्नेंट मदर। मदर का यदि नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और फादर का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, यदि मदर का नेगेटिव ब्लड ग्रुप है या फिर फादर या फीटस का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, यदि मदर क्या होगी, नेगेटिव होगी, फादर या फिर जो फीटस है वो यदि पॉजिटिव होगा तो उसमें क्या होगा, RH इनकम्पैटिबिलिटी होता है। फादर या फिर फीटस कोई भी पॉजिटिव होना चाहिए, कोई भी पॉजिटिव होता है, क्या होगा, RH इनकम्पैटिबिलिटी। RH एंटीजन ऑफ फीटस डू नॉट एक्सपोज टू द RH ब्लड ऑफ मदर इन फर्स्ट प्रेगनेंसी। देखिए जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होता है ना, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जब सेकेंड प्रेगनेंसी होता है तो उसमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत, कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी। आप लोगों ने क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा। हाउएवर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ मैटरनल ब्लड टू ए स्मॉल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव फ्रॉम द फीटस। इन सच केसेस द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट द RH एंटीजन इन हर ब्लड। In the case of her subsequent pregnancy, the RH antibody from the mother RH negative can leak into the blood of fetus and destroy the fetal RBC. This could be fatal to the fetus and could cause severe anemia and jaundice of baby. क्या कराएगा, severe anemia कराएगा and jaundice। ये कब होगा, ये कभी भी फर्स्ट प्रेगनेंसी में कभी नहीं होगा, ये फर्स्ट प्रेगनेंसी में कभी नहीं होगा। ये कब होगा, यदि होना भी होगा, यदि होगा तो कब होगा, सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद, मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद, सेकेंड में हो सकता है या फिर थर्ड जो भी होना हो। इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ये याद रखिएगा ये टर्म, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। This can be avoided by administering RH antibody। हम लोग क्या करते हैं, मदर को हम लोग RH एंटीबॉडी टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। तकरीबन 72 घंटे से पहले दे दिया जाता है। कोगुलेशन ऑफ ब्लड, यू नो दैट व्हेन यू कट योर फिंगर or hurt yourself, your wound does not continue to bleed for a long time. Usually, the blood stops flowing after some time. Do you know why blood exhibits coagulation or clotting in response to an injury or trauma? This is a mechanism to prevent excessive loss of blood from the body. You would have observed a dark reddish brown scum. जो हमारा क्लॉट है वो कैसा होता है, डार्क रेडिश ब्राउन, फॉर्म एट द साइट ऑफ कट ऑफ इंजरी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इट इज क्लॉट और कोगुलेशन फॉर्म मेनली ऑफ ए नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड फाइब्रिन्स। जो नेटवर्क ऑफ थ्रेड बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फाइब्रिन्स कहते हैं।
in which dead and damaged foam element of blood are trapped. In which dead and damaged foam element are trapped. फॉर्म इलामेंट में क्या हो सकता है, कोई भी डेज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या फिर प्लेटलेट कोई भी उसमें जाकर ट्रैप कर जाता है, जिसके कारण जो होता है वो उसका वे ब्लॉक हो जाता है. फाइब्रिन आर फॉर्म, फाइब्रिन कैसे बनते हैं, फॉर्म फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन इनटू द प्लाज्मा बाय एंजाइम थ्रोम्बिन. किस एंजाइम के द्वारा ये एक्टिव किया जाता है, थ्रोम्बिन के द्वारा. थ्रोम्बिन इन टर्न आर फॉर्म फ्रॉम द अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन प्लाज्मा कॉल. और थ्रोम्बिन किसके एक्टिवेट होने से बनता है, प्रोथ्रोम्बिन के एक्टिवेट होने से थ्रोम्बिन बनता है. प्रोथ्रोम्बिन के एक्टिवेट होने से क्या बनेगा, थ्रोम्बिन. और यही थ्रोम्बिन किसको एक्टिवेट करेगा, हमारे फाइब्रिनोजेन को एक्टिवेट करेगा, जो क्या बनाएगा, फाइब्रिन्स बनाता है. एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड फॉर द अबव रिएक्शन. इसके लिए क्या चाहिए, एंजाइम कॉम्प्लेक्स चाहिए, थ्रोम्बोकाइनेज. दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म बाय द सीरीज ऑफ लिंक एंजाइमिक रिएक्शन कैस्केड प्रोसेस. जो हमारा ब्लड कोगुलेशन प्रोसेस है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैस्केड प्रोसेस. इसमें तकरीबन 13 क्लॉटिंग फैक्टर होता है, 13. लेकिन बीच में एक गायब हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं 12 टोटल. कितना हो जाता है, 12. सर्टेन फैक्टर रिलीज बाय द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी ऑल्सो कॉल्ड इनिशिएट कोगुलेशन. जो कोगुलेशन का प्रोसेस होता है किससे इनिशिएट होता है, टिश्यू जो इंज्योर होता है, जो हुआ रहता है, वही क्या करता है, हमारे कोगुलेशन को इनिशिएट करता है. देखिए बहुत से जो प्रोटीन होते हैं वो रिलीज होते हैं वहाँ से. ये आप लोग को जो ब्लड कोगुलेशन है वो आगे बहुत ही डिटेल में पढ़ना है. और इसमें जो है कैल्शियम आयन प्ले अ मेजर रोल. ये शायद 4 या 5 होता है, फैक्टर नंबर 4 या 5 को ही क्या कहते हैं, कैल्शियम कहते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लिम्फ या फिर टिश्यू फ्लूइड. एज ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज इन टिश्यू, सम वाटर along with many small water soluble substances move out into the spaces between the cells of tissue, leaving the larger protein and most of the foam element in blood cell. This fluid released out is called the interstitial or tissue fluid. जो लिम्फ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल और टिश्यू फ्लूइड. इट हैज बिकम द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा. इसमें जैसे जैसे मतलब जितना मिनरल प्लाज्मा में होता है, जिस कॉन्सेंट्रेशन में उसी कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है, उसी कॉन्सेंट्रेशन में लिम्फ में भी होता है, फिर टिश्यू फ्लूइड में. एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड गैसेस बिटवीन द, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो होता है, जो ब्लड जो होता है वो क्या लाता है, ऑक्सीजन लाता है और CO2 ले जाता है. लेकिन ब्लड और टिश्यू के बीच में भी कुछ होते हैं. ब्लड और टिश्यू के बीच में जो फ्लूइड होता है उसे इसमें हम लोग क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड, या फिर उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लिम्फ. इसी के थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड गैसेस होता है between the blood and the cell. An elaborate network of blood vessels called lymphatic system collect this fluid and drain. जैसे हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट, इस सब के लिए क्या होता है, हमारा ब्लड कैपिलरी होता है, या फिर आर्टरी या वेन जिसे कहते हैं वो होता है. लेकिन जो हमारा लिम्फ होता है, लिम्फ के लिए क्या होता है कि lymphatic system होते हैं. क्या होते हैं, lymphatic system. The fluid present in the lymphatic system is called the lymph. जो लिम्फ में प्रेजेंट होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो मतलब lymphatic system में प्रेजेंट होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, lymph. Lymph is a colorless fluid containing specialized lymphocytes which are responsible for, और ये क्या कहते हैं, contain specialized lymphocytes जो इम्यून सिस्टम के लिए हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं. लिम्फ इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन. और लिम्फ किसका इम्पोर्टेंट कैरियर है, इम्पोर्टेंट कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है. ये किसका कैरियर है, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन का. फैट और जो हमारे फैट जो हमारे रहते हैं वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं, फैट आर एब्जॉर्ब थ्रू द लिम्फ in the lacteals present in the interstitial villi. Next topic, circulatory pathway. The circulatory pattern are of two types, open and closed. कितने तरह के होते हैं, open and closed. Open circulatory system is present in arthropods molluscs, in which blood is pumped through the heart, pass through a large vessel into a open space or bloody cavity called sinus. इसमें क्या होता है, साइनस होता है. ओपन सिस्टम में क्या होता है, साइनस होता है.
whereas annelids and chordates have a closed circulatory system in which blood is pumped by the heart always circulate through a closed network. और जो हमारा ब्लड जो सर्कुलेट होता है वो किससे होता है? क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स. द पैटर्न इज कंसिडर्ड टू बी मोर एडवांटेजियस एज फ्लो ऑफ ब्लड कैन बी मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड. देखिए ओपन और क्लोज में क्या अंतर है कि ओपन जैसे हमारा ये हो गया हार्ट, ये हमारा हार्ट हुआ. यदि हार्ट से जैसे ही हार्ट से जो हमारा ब्लड पंप होता है वो इसमें कहाँ जाएगा? एक जैसे देखिए समझिए एक थैला टाइप है, ये कोई थैला है, उसमें हमारा हार्ट का जो भी ब्लड होगा वो थैला में पंप हो जाएगा. लेकिन क्लोज में क्या होता है? जो भी ये हार्ट से जो भी ब्लड आएगा वो हमारे आर्टरी वेन से होते हुए फिर से कहाँ चला जाता है? फिर से हार्ट में चला जाता है. इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लोज सिस्टम. मतलब कि कहीं ये बाहर किसी थैला वगैरह में नहीं खुल रहा है, डायरेक्ट हार्ट से निकल रहा है फिर से हार्ट में आ जा रहा है. तो इसमें डिफ्यूजन वगैरह कैसे होता है? मतलब न्यूट्रिएंट का गैसेज का डिफ्यूजन कैसे? इसमें डिफ्यूजन होता है. यदि किसी को ज़रूरत है तो डिफ्यूजन प्रोसेस है, यहाँ से ले लेगा, और कुछ देना है तो यहाँ पे फिर से डिफ्यूजन प्रोसेस से इसमें दे देगा. ऑल द वर्टिब्रेट प्रोसेस ए मस्कुलर चैम्बर हार्ट. जो भी जितने वर्टिब्रेट में क्या होता है? मस्कुलर चैम्बर हार्ट. फिशेस हैव 2 चैम्बर. फिशेस में कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं. एक आर्ट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है. एम्फीबियन में कितने चैम्बर होते हैं? एक्सेप्ट एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल हैव 3 चैम्बर हार्ट विथ 2 आर्ट्रिया एंड ए सिंगल वेंट्रिकल. whereas crocodile and bird mammal possesses है. क्रोकोडाइल क्या करते हैं? ये 4 चैम्बर हार्ट होते हैं with 2 atria and 2 ventricles. In fishes the heart is pump out gaseous of blood which is oxygenated by gills and supply the body part from where deoxygenated blood is returned to the heart. This is called single circulation. मतलब ये हमारा हार्ट है, ठीक है. ये हार्ट है, हार्ट का एक आर्टियम होगा, एक वेंट्रिकल होगा. यहाँ से ब्लड जाएगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर से यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से होते हुए यहाँ पे आ जाएगा. यानी ये मिक्स टाइप होता है. जैसे हम लोग में क्या होता है कि इधर क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. राइट साइड में क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. और जो हमारा लेफ्ट साइड वाला सिस्टम है उसमें क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड और राइट साइड में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. इन एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स लेफ्ट आर्ट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड. देखिए एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स में क्या होता है कि जो भी लेफ्ट आर्ट्रियम है वो क्या करता है? रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स, लंग, स्किन एंड द राइट आर्ट्रियम गेट deoxygenated blood from the other body part. However, they get mixed up through the single ventricle. देखिए इन सब में क्या होता है ना कि 2 आर्ट्रिया होते हैं, 2 आर्ट्रियम होते हैं, लेकिन वेंट्रिकल कितने होते हैं? एक ही होते हैं. इसलिए जो भी यहाँ पे आया या फिर यहाँ पे आया सब आगे क्या होते हैं? मिक्स हो जाते हैं. इसीलिए इसी में क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं मिक्स सर्कुलेशन कहते हैं. इनकम्प्लीट या फिर इसे क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन. यानी आर्ट्रियम में तो सेपरेट आ रहा है. इधर क्या आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है और इधर आ रहा है ऑक्सीजनेटेड आ रहा है. इधर ऑक्सीजनेटेड, लेकिन दोनों आके नीचे आके कहाँ मिल जा रहे हैं? वेंट्रिकल में आके मिल जा रहे हैं. तो ये भी क्या हुआ? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हो गया. डबल सर्कुलेशन का मतलब कि एक साइड आएगा इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर आएगा डीऑक्सीजनेटेड में. ये मतलब मिक्स नहीं होंगे. इन बर्ड मैमल्स ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव द लेफ्ट एंड राइट आर्टिया इनटू द सेम साइड. किसमें? बर्ड में, मैमल में एंड क्रोकोडाइल. 3 में, बर्ड्स में, मैमल्स में एंड क्रोकोडाइल्स. इनमें मिक्सिंग नहीं होता है. हैंस दिस सिस्टम इज डबल सर्कुलेशन. इनमें क्या होता है? डबल सर्कुलेशन होता है. अब हम लोग देखेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इन नेक्स्ट क्लास. तो थैंक्स फॉर टुडे.